आज सोच के तो आया था कि बड़ी अहम खबर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इजाफे की, तो उस पर डिस्कशन करूंगा। लेकिन अचंभे की बात यह है कि मैंने ये इंटरनेट के ऊपर थोड़ी सी तहकीक कर रहा था तो क्या देखता हूँ कि यहाँ पर शहबाज राना साहब का अखबार में एक आर्टिकल देखा मैंने, और शहबाज राना साहब ने लिखा है कि FBR जो है वो इरादा रखती है कि 155 लग्जरी गाड़ियां खरीद ले 1.6 बिलियन रुपीस की। और मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सुन के, देख के। मैंने कहा साहब, एक तरफ मुल्क और कौम को खाने के वांदे हैं, लाले पड़े हुए हैं, और ये FBR वाले 155 लग्जरी गाड़ियां खरीदना चाह रहे हैं 1.6 बिलियन रुपीस की। यार होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? गंगा उल्टी है बड़ी भाई। ये चीजें ऐसी हैं कि जो इंसान के रोंगटे खड़े कर देती हैं। कौम को, इदारों को, हुकूमतों को इस बारे में बड़ी तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ तक मैंने सुना है कि वज़ीर आज़म साहब ने भी शायद इस पर कदगन लगाने की जो है वो इंदिया दिया है, किफ़ायतशुमारी की पॉलिसी अपनाई है कि साहब गाड़ियाँ जो हैं वो ना खरीदी जाए नई और लग्जरी। यहाँ आवाम बेचारी आटा नहीं खरीद पा रही, बुनियादी ज़रूरियात के लिए खटखटाते फिर रही दरवाजे, और ये बड़े इंजन की गाड़ियां हैं। और साहब ये देखें ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो इस पर नोटिस लेना चाहिए। और मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर कोई अशद ज़रूरत भी है तो उसको मौखर किया जाए भाई। ऐसा क्या काम आन पड़ा कि फ़ौरन के फ़ौरन करना है ये सब कुछ। मुल्क बड़ी मुसीबत में है, मैं बता रहा हूँ। चलें इस बारे में तो बात करते हैं। मैंने आगे एक प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली मंडे को रखना है गाड़ियों की कीमतों के ऊपर। यानी ये मुल्क एक अजीब व गरीब किस्म की कैफियत का शिकार हो गया है, जहां ये साबुनदानी वाली जो छोटी गाड़ियां हैं ये 30-30 लाख रुपए में मिल रही हैं। यानी यार एक मुल्क का आपने तमाशा बना दिया आपने मेरे मुल्क का। यार आप तो कहते हो हम वसाइल से माला माल हैं, दर्दे डिस्को डिस्को दीवाने, और आप जो यार आपके मुल्क के अंदर साबुनदानी वाली गाड़ियां, छोटी छोटी गाड़ियां जो है आप 30-30 लाख रुपए की बेच रहे हो। यार मजाक बना दिया आपने इस मुल्क को। यार मेरी कौम को मजाक बना के रख दिया। खैर आगे बढ़े, आज का मौजू फिर हम लेते हैं। अब इस मौजू को हम आगे भी लेकर चलेंगे, ये कवर हो गया। तो अब बात जनाबे वाला ये है कि मेरी फिर बात दुरुस्त निकली है, पेट्रोल महंगा होने वाली। पेट्रोल महंगा हो गया भाईजान, आपको पता ही नहीं चला। रातों रात काम करते हैं हम। ये रात को आप सोने से पहले पेट्रोल की कीमत और होती है, सुबह जागने के बाद पेट्रोल की कीमत और होती है ना। तो मतलब आप देखें आप लोग मेरी बातों को ना मुज़ेका खेज समझते हैं। ये एक अलहदा बात है कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का इमरान हाशमी हूँ। नहीं, इसको गलत ना समझें आप। गलत देखें, फिर आपका गंदा माइंड साफ रखें अपना। देखें मैंने क्यों बोला कि मैं पाकिस्तानी मीडिया का इमरान हाशमी हूँ, क्योंकि जैसे इमरान हाशमी को अपने जो कुछ फिल्मों में एक्टिंग करता है, सीन करता है, उसका मज़ा उसको ज़्यादा आ रहा होता है, आवाम को आ रहा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इमरान हाशमी को आ रहा होता है। इसी तरह जब प्रोग्राम कर रहा होता हूँ ना, यकीन करें सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे आ रहा होता है। आप लोगों को इतना मज़ा नहीं आ रहा होता। देखें ये आपने अपने मुल्क को तमाशा बना लिया। जब मैंने आपको बोला ना कि गधा खरीद लो, तो आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। अब यकीन करो लोग मुझे टेलीफोन कर करके पूछ रहे हैं, अली भाई ये गधे का बिजनेस कैसा है? गोश्त में ज्यादा फायदा है या सवारी में? देखो यार, अल्लाह माफ करे, कानों को मैं हाथ लगाता हूं। देखें आप लोग मेरी बातों को जोक लेंगे ना, तो आप खुद जोक बन जाएंगे, जो कि हो गया आपके साथ। हाँ, हाथ हिला दें, आपके साथ बहुत बड़ा मजाक हुआ है। कैमरे की तरफ देख के हाथ हिलाना, लेकिन अंकल आपके साथ तो आज फिर दोबारा हो गया ना। आप वो मेरी पिछली वाली क्लिप देख रहे थे, उस दिन तो हुआ ही था, आज फिर हो गया। ये कोई छोटा इजाफा नहीं है भाई। अच्छा, इससे इम्पैक्ट क्या आएगा? लोग मुझसे पूछ रहे हैं इम्पैक्ट क्या आएगा। इम्पैक्ट हम जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे साथ बहुत ही फाजिल मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, उनका तारुफ कराता चलूँ। शमसुल इस्लाम खान साहब, साबिक नायब सदर KCCI। वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया। इब्तदाइये में तो जो बात मैंने करनी थी कर ली। शमसुल इस्लाम खान साहब, अब बुनियादी बात यह कि पेट्रोलियम के या पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़ जाने की वजह से महंगाई, जो कि एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, लेकिन उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। आप कमोडिटीज़ के हिसाब से
इस शोबे के माहिर तस्वर किए जाते हैं। कमोडिटीज़ को सामने रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से आपके ख्याल से पाकिस्तान के अंदर अशिया खुर्दनोश, अजनास, सूखे ग्रेन्स, इन सब की कीमतों के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? इंसानी ज़िंदगी, ताजिर, सनतकार किस तरह से मुतासिर होंगे? जी जी, शुक्रिया अली साहब। देखें, आपको पहले ये बता दूं कि ये इजाफा हुकूमत बार बार क्यों करती है। शीशा खर्चियाँ थी, उसके नतीजे में हम बार बार जो है IMF के प्रोग्राम में जाते हैं, और IMF के प्रोग्राम अभी इस वक्त तकरीबन 22वां हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब हम 23वें में भी शामिल हो जाएंगे। और बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत क्या है, हुकूमत एक खर्चे का नाम है, और वो खर्चा हुकूमत अपना कंट्रोल नहीं करती, अपना साइज को छोटा नहीं करती। जब हुकूमत के खर्चे बढ़ते हैं तो उसको अपने खर्चे पूरे करने के लिए मेरे और आपके ऊपर टैक्सेस लगाने पड़ते हैं। अब मुझ में और आप में सकत नहीं बाकी बची। पाकिस्तान में 60% लोग गरीब हो गए हैं, तो टैक्स उन्होंने जो है, जो असल टैक्स का तरीका होता है कि प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगाएं, तो उन्होंने उसको तो साइड में कर दिया, और उन्होंने कहा कि जबरदस्ती एट सोर्स टैक्स काटना शुरू कर दो। और वो टैक्स जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है, जिसकी आप झलक मुसलसल देखते जा रहे हैं। जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो खराबी हो रही है, जिसकी वजह से आपके पास महंगाई बढ़ती जा रही है। आज आप जो है सरकारी अदारे के मुताबिक आपकी जो है 47-48 साल की बुलंदी पे महंगाई पहुंची हुई है, जबकि पाकिस्तान में मेरे हिसाब से कुछ ऑल टाइम हाई महंगाई हो चुकी है। 60% महंगाई जो है वो बढ़ चुकी है पाकिस्तान में, और वजह यही है कि हुकूमत अपने खर्चे कम नहीं कर रही और अपने खर्चे पूरे करने के लिए नए टैक्स लगाती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से आपका रुपया कमजोर होता है, और रुपया कमजोर होता है तो फिर उसको जो है आप देखेंगे डिवैल्यूएशन करते हो, फिर इंपोर्ट की भी चीजें होती हैं, फिर उसको फिर महंगा करते हो। तो ये एक ऐसे साइकिल में आपने अपने आप को फंसाया है। छोटी सी चीज करनी है अली साहब, और वो ये है कि हुकूमत अपने खर्चे कम कर ले और अपनी हुकूमत का साइज छोटा सा कर ले, कि आपको जो है 5 से 6 मिनिस्ट्री से ज्यादा नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री होनी चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो आपके पास, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री रख लें, और आप जो है एक मिनिस्ट्री बना लें जो है प्रोविंशियल अफेयर्स की मिनिस्ट्री, क्योंकि आपने 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों को इख्तियार दे दिए हैं, तो उनको भी आपने डील करना होगा। इससे ज्यादा जितनी हुकूमत ने बनाई हुई है, कोई 86 मेंबर की कैबिनेट आपकी पहुंच गई है, वो सारे के सारे खर्चे ही बना रहे हैं ना, वो कमा के तो आपको नहीं दे रहे। मैं और आप किसी अदारे में नौकरी करते हैं तो हम वहाँ पर उसको कमा के देते हैं, जबकि ये हमारे जो वजीर, मुशीरान और आला तरीन किस्म के इकोनॉमिस्ट एडवाइजर, ये सारे के सारे जब उसमें आते हैं तो ये कहते हैं गाड़ियाँ चाहिए हमें पर्क्स चाहिए, हमें फ्री पेट्रोल चाहिए, हमारा TA चाहिए। जो ही आपने बताया कि अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो में कि FBR जो है वो 155 गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ लेना चाह रही है। आज अगर FBR को अपनी सलाहियत बढ़ानी है अली साहब, तो उसको ये चाहिए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल उसको यूज करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो दूर की बात है, आजकल तो आपको जो है गूगल आंटी भी जो है आपको सारा कुछ निकाल के दे देती है कि किसने क्या किया हुआ, क्या छुपाया हुआ, और आप उसके जरिए कर सकते हो। लेकिन आप अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की बजाय हुकूमत जो है वो लोगों को, आम आवाम को जो है वो दबाती चली जा रही है। आपने कल रात को देखा कि 170 अरब रुपए का जो आपके ऊपर जो मिनी बजट आया है, उस मिनी बजट के उसमें आपको मेगा महंगाई के जो है डेजी कटर बम पड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो है जिन अशिया का जिक्र किया है खासतौर पे हुकूमत ने कि हमने उन एसेंशियल्स को महंगा नहीं किया, जैसे गंदम, आटा, चावल और आपकी जो घी, तेल, ये सारी चीज़ों का जो उन्होंने बताया है, मुर्गी, अंडा, इन सब की चीज़ों पे ही सबसे पहले महंगाई आई है। और आपका जो दूध जो है वो 190 से बढ़ के 200 रुपए से 210 रुपए तक कराची में हो चुका है। और अनकरीब जो है जो आपका डब्बे का दूध तो आप जो 230 का ले रहे थे, वो भी आपका जो है अब हर चीज़ महंगी होने जा रही है, क्योंकि रिजल्ट ये है कि जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है वो हम पास ऑन कर देते हैं। इंडस्ट्री वाला, फैक्ट्री वाला, कोई भी अदारा होगा वो अपनी कॉस्ट में शामिल करके, अगर इंपोर्ट पे कोई टैक्स दे रहा है तो वो भी उसको अपनी कॉस्ट में शामिल कर लेता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अमीर और गरीब के दरमियान एक बहुत बड़ी गल्फ बन गई है, क्योंकि जो सरमायादार है वो टैक्स अपने सोर्स डिडक्शन करके अपनी कॉस्ट में शामिल करता है, और उसका बर्डन अल्टीमेटली आम आदमी को बर्दाश्त करना पड़ता है कि उसको फिर रोटी महंगी मिल रही है, उसको चीनी महंगी मिल रही है, उसको जो है दालें महंगी मिल रही हैं, चावल 4-4.5 अभी तो आप देखना, अभी गर्मियां आने वाली हैं, जब बिजली का बिल आएगा ना तो लोगों करंट लगेगा, ऐसा करंट लगेगा कि उनको समझ में आ जाएगी क्या हुआ। वो जो 440 वोल्ट का लिखा हुआ होता है ना कि हाथ मत लगाइए, तो सर ये अब बिजली का बिल आप देखिएगा होगा क्या, 440 वोल्ट का ऐसा झटका लगेगा कि पूरी कौम बंदे की पुत्र बन जाएगी।
ये यकीन करें शमसुल इस्लाम खान साहब, मैं वैसे आज तक बातें नहीं करना चाह रहा, लेकिन आपके सामने ये चीज़ रखना चाह रहा हूँ कि पता नहीं आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, आप दुनिया में सफ़र करते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, इतने तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर आपकी इज़्ज़त भी, एक मुकाम भी। हमारी मईशत के अंदर कोई हवा नहीं है सर, हम एक पंक्चर फ्लैट टायर हैं। आप लोग क्यों नहीं मान लेते? जब आप पंक्चर लगाओगे तो ही तो इसमें हवा आया भरेगी। आप पंक्चर टायर में हवा भर रहे हो, बार बार निकल रही है। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक ये हाल है कि ज़ख्मी तरीन शक्ल में उसको आपने आईसीयू में लाके डाल दिया है और आप उसको ब्लड खून लगाए जा रहे हो और उसकी ब्लीडिंग होती जा रही है। उसकी शहरक कटी हुई है, लेकिन आप उसकी ब्लीडिंग रोकने की बजाय उसको खून लगा रहे हो। और यही वजह है कि आपके जो अदारे हैं सरकारी, आपके पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो हैं, वो आपका कहाँ तक कितना खसारा कर रहे हैं। अभी आपका जो गैस का खसारा, गर्दिशी खसारा जो है वो 1664 अरब पे पहुंच गया। आपका बिजली का खसारा बढ़ता चला जा रहा है। आपने जो है, जो आपके सर्कुलर डेट है, मुसलसल आपका इजाफा हो रहा है। उसकी ब्लीडिंग को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि आप क्या करते हो, आप एक शॉर्टकट पे जाते हो। और हमारे जो बाबू है ना, जिनको हम कहते हैं द बेस्ट ब्रेन ऑफ पाकिस्तान, हम CSS करके लाते हैं, उनको कख नहीं पता कि कारोबार कैसे किया जाता है। बिल्कुल। फायर फाइटिंग, यू आर करेक्ट। फायर फाइटिंग की एक ही चीज है फायर फाइटिंग में। और उस फायर फाइटिंग में क्या होता है कि पानी की जगह पेट्रोल लाके उस पे आग पे डाल दिया जाता है। अभी जो आपने कल जो बढ़ाई ये चीजें, ये इन्फ्लेशनरी आपके इकदाम हैं। इससे आपकी जो है महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। आप इस वक्त जो है जो नहीं, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इसे कंट्रोल कर लेंगे, आप बेफिक्र रहें, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इसे कंट्रोल कर लेंगे। बस कर दो यार, अब आप लोग भी मान जाओ। सब लोग नहीं है ना दम, नहीं है दम पाकिस्तान की मईशत में, इसका नहीं हो सकता कुछ। जो लोग मुझे कहते हैं सोल्यूशन बताओ, यकीन करो देयर इज नो सोल्यूशन। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, इट गिव्स मी एन एडवांटेज एंड पुट्स मी एट ए डिसएडवांटेज ऑल्सो। एडवांटेज इज दैट अनलाइक अदर्स I do not have to adhere to inelastic rigid ideas. But on the other hand, मेरे अगेंस्ट जो बात जाती है वो ये जाती है कि जाहिर बात है मेरी नॉलेज इनकम्प्लीट है, मेरी नॉलेज उतनी नहीं है जितनी बाकी लोगों की है। लेकिन जिनके पास पूरी नॉलेज है वो भी तो मुल्क को नहीं बचा सके ना, तो फिर मेरी सुन ली जाती। मेरे साथ डॉक्टर शुजात मुबारक साहब अब शामिल गुफ्तगू होंगे, शमसुल इस्लाम खान साहब भी हैं। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब की जानिब जाऊँगा, 12 प्रोग्रामों में आते हैं, मईशत दान है हमारे मुल्क के। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, बात यह कि प्रॉब्लम है ज़िद की। आप लोग इकोनॉमिस्ट हों, इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिजनेसमैन हों, कोई हो, आप लोग ज़िद करते हैं कि पाकिस्तान के पास वसाइल। सर आपका तो शोबा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और IO इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, सर आपके पास वसाइल हैं नहीं, बुरा ना मानना, ना आपके पास वसाइल हैं, ना आपके पास लोग हैं, आप गोइंग कंसर्न हो ही नहीं, बुरा मत मानना, सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। एक असेसमेंट करके आपको बता रहा हूं कि जो कुछ पढ़ा है आप ही लोगों से, आप ही लोग हमारे उस्ताद हैं, आप ही लोगों से सीखते हैं। अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस आपके मुल्क की गोइंग कंसर्न होने की रैशनल मौजूद ही नहीं है। अब आप ज़बरदस्ती करना चाह रहे हो, जिद करना चाह रहे हो, मनवाना चाह रहे हो, तो मनवा लो, हम मान जाएंगे। जी डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। थैंक यू अली भाई। और मैं सबसे पहले तो वही बात जो हम पहले कई प्रोग्राम आपके प्रोग्रामों में भी करते आए, दूसरे टीवी प्रोग्राम्स में भी, ये साल पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए महंगाई के एतबार से बदतरीन साल साबित होने जा रहा है। और ये जो रात को एक मिनी बजट आया 170 बिलियन रुपए का, ये इसका एक इंडिकेशन है। अब आगे आगे देखिए कि होता है क्या। तो देखिए अली भाई, जब आप कोई भी स्टेप ऑन टाइम नहीं लेते तो उसकी बहुत हैवी कॉस्ट देना पड़ती है। ये कोई एक किसी शख्स का जाती मसला या जाती डिसीजन नहीं होता। नेशनल लेवल पे आप एक एक दिन, एक एक घंटे के डिसीजन अगर आप लेट करते हैं, टाइमली डिसीजन नहीं लेते, तो उसकी आपको बहुत बड़ी कीमत पे करना पड़ती है, जो कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को पे करना पड़ रही है। मेरी सिर्फ आपसे ये गुजारिश ये है कि रात को जो बजट अनाउंस किया गया, उस बजट के जो मिनी बजट था, आपने 170 अरब रुपए का आम आवाम को टैक्स लगा दिया। अली भाई, मैं आपके प्रोग्राम से की वसादत से लोगों को बताता चलूं कि लग्जरियस गुड्स की गवर्नमेंट ने क्या डेफिनेशन दी है। उस लग्जरियस गुड्स में आपके बच्चों के डायपर से लेके आपके शैम्पू तक शामिल है। ये तमाम चीजें, यानी बच्चों के पोतड़े जो हैं वो लग्जरी आइटम है। वो जी घर में इधर उछल कूद करते रहे, थोड़ा बहुत गन मचाते रहे, वो अच्छा है। जो नहीं मचा रहा वो लग्जरी है। और ये जो मतलब
वो चीजें जो कि आप ये समझ लें कि आम जरूरियात जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, उनको लग्जरियस गुड्स का नाम देके उस कैटेगरी में टैक्स दिया गया और जो 25% तक बढ़ा दिया गया एक बात। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क का सबसे ज्यादा इल गॉटन मनी जहाँ पे जा रहा है, जो सबसे ज्यादा पैसा जहाँ पे जा रहा है, उस सेक्टर को कोई पूछ नहीं रहा, और वो है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट आपके मुल्क में वो जो एलीट कैप्चर की बात होती है, एलीट कैप्चर, सारे का सारा पैसा आप लेते हैं, सारे का सारा पैसा आप, चाहे इल गॉटन मनी है, चाहे वो अननेसेसरी प्रॉफिटियरिंग करके, सारे का सारा पैसा आपका रियल एस्टेट में जा रहा है। अब तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने भी वहां पे पैसा लगाना शुरू कर दिए। तो भाई इस सेक्टर को कौन टैक्स करेगा? आपकी इकोनॉमी एक तरफ जा रही है, आपके जो रियल एस्टेट है वो दूसरी तरफ जा रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज है, ये जो इसके मैं इधर ही लाना चाह रहा था आपको, आप खुद ही ले आए। आपको टैक्स करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली शम्स साहब को भी शामिल कहा और ना गवर्नमेंट ने इसकी तरफ सोचा है। शम्स साहब को भी इसमें शामिल करते हैं। शम्स साहब, सबसे पहली बात यह है कि आपका एक अनप्रोडक्टिव सेक्टर है रियल एस्टेट, और आपके जो बिल्डर है ना, ओ हो आप तो उनके साथ बैठे तो पता नहीं सारी इंडस्ट्री उनकी वजह से चल रही है, और जो सारी एलाइड इंडस्ट्रीज हैं, बल्कि पूरा मुल्क है, ये तो कंस्ट्रक्शन की वजह से चल रहा है। आप लोग तो कुछ ना खरीद रहे हैं ना बेच रहे हैं सर, आप सब कंस्ट्रक्शन करें, रियल एस्टेट करें, प्लाट बेचें, सारी ज़मीनें सब बेच दें, पूरा मुल्क बेच दें रियल एस्टेट के अंदर। ये बड़ा प्रोडक्टिव सेक्टर है, इसकी वजह से 125 एलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं। क्या कहते हैं आप सर? जी अली साहब, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं। जब मुल्क के अंदर एग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होगा, जब एट सोर्स टैक्स डिडक्ट करने की आदत होगी, फिक्स टैक्स लगाने की आदत होगी, तो फिर जो कमाएंगे लोग वो कहीं ना कहीं तो पार्क करेंगे ना। और पार्किंग की सबसे बेहतरीन जगह यही होती है कि रियल एस्टेट, क्योंकि यहाँ कई किस्म की वैल्यू है। अभी भी यहाँ पे कोई डीसी वैल्यू होती है, कोई आपकी जो रेवेन्यू बोर्ड की एफबीआर की वैल्यू अलग होती है। ये सारी चीजें अगर ऐसी आपने करी हुई हैं तो फिर आपका जो है वहां पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा पार्क होती है, और वो एक पैसिव इनकम ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसकी कोई जॉब क्रिएशन नहीं कर रहा। हुकूमत ने इसको जो है अगर सही करना हो तो यही वो सेक्टर है रियल एस्टेट, जहां पे चाइना ने बहुत बड़ा इसको जो एक सेक्टर को, ऑर्गेनाइज सेक्टर को, और उसके जरिए आमदनी का, टैक्स रेवेन्यू का और जॉब क्रिएशन के लिए बनाया हुआ है। हमारे यहाँ नहीं किया गया। इसके अलावा आपके पड़ोस में दुबई में देख लें कि वहां पर भी रियल एस्टेट का जो है कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। इसी तरह से सिंगापुर है, मलेशिया है और दीगर ममालिक हैं, वहां इसको बाकायदा उन्होंने एक ऑर्गेनाइज सेक्टर रखा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट का मतलब यही होता है कि जमीन खरीदो, 50 करोड़ की चीज खरीदो और आप उसकी 5 लाख की, 50 लाख की वैल्यू शो करके और आपने उसके ऊपर नॉमिनल कुछ करना है। अभी जाके जो थोड़ा सा उन्होंने इकदाम किया कि कैपिटल गेन टैक्स जो उन्होंने, जो बेचने वाला अगर कुछ कमाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी जो वजह है पाकिस्तान में जो आपका स्टॉक एक्सचेंज जो सिर्फ आपका जो है $23 बिलियन की वर्थ रह गई है, जो 35 खानदानों ने स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल करा हुआ है, उसकी वजह भी यही है कि वहां पर इन्वेस्टमेंट जा क्यों नहीं रही। वो इन्वेस्टमेंट तो रियल एस्टेट में पार्क हो जाती है, और जब वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं जाएगी तो फिर मेरी और आप जैसी छोटी कंपनियां जो पाकिस्तान में सारी की सारी स्मॉल इंटरप्राइजेस या मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, जिनकी वर्थ जो है अगर चंद बड़ों का देखेंगे तो वो $1 बिलियन से $1.5 बिलियन से ज्यादा की नहीं है। और कोई एक पाकिस्तान का बैंक जो है $1 बिलियन का प्रोजेक्ट फाइनेंस ही नहीं कर सकता। ये सूरत हाल हमने खुद क्रिएट की हुई है कि जो पैसे अभी जैसे शुजा साहब ने कहा इल गॉटन मनी, तो वो जो पैसे अगर किसी बाबू ने कमाए हैं, किसी साहब ने कमाए हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो लगाने हैं ना, जहां पे वैल्यू कम दी जाती है। आप जब तक इसको सही नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी में वो ग्रोथ नहीं आने वाली, वो प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं आएगी, क्योंकि जो काम आपने पेपर ऑन पेपर किया हुआ है एक नंबर खाते का, उसकी तो वैल्यू ही बहुत कम है। आप कहाँ पे अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे, कहाँ से आप अपने आप को मॉडर्नाइजेशन पे लेके जाओगे? आप तो वहीं के वहीं रहेंगे और उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। फिर आप सबसे ज्यादा उसमें नफा कमाते हो। अहम नुक्ता यहाँ पर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब को भी ज्वाइन करवाता हूँ दोबारा से कॉन्वर्सेशन में। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, वो बुरा ना मानना, लेकिन मैं तो लेमैन ही अपने आप को तस्वर करता हूँ, तो फिर मेरी डॉलर गोल्ड वाली प्रेडिक्शन तो फिर सही रही ना। जिन लोगों ने डॉलर ख़रीदा और गोल्ड ख़रीदा उनके तो आज बारे न्यारे हो गए, लाखोंपति करोड़ोंपति बन गया, करोड़ोंपति अरबोंपति बन गया। काम भी कोई नहीं करना पड़ा, सिर्फ बातें सुन के फैसले करने थे। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो नविश्ता विवाद था। आपके प्रोग्राम में कितने महीनों से मैंने और भी बहुत सारे लोगों ने बताया था कि पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू जल्द 270 क्रॉस कर जाए। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि हम लोग तो इसलिए बता रहे थे कि खुदा के लिए कुछ कर लिया जाए। लोग उसको इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेके डॉलर पे डॉलर खरीद रहे थे जहां से मिल रहा था जिनको भी। बहरहाल अली भाई, सिलसिला ये है कि एक और आपको
ये जो मुझे इत्तला मिली है, आप भी सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, जो दूसरे आपके साफ़ी ज़राए उनसे भी पता कर लीजिएगा कि IMF ने सर्कुलर डेट की जो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी है उसको अभी तक नहीं माना है। हालांकि टैक्स लगा दी है, उसमें गवर्नमेंट ने सर्कुलर डेट के हवाले से भी अच्छी खासी एक सब्सटैंशियल अमाउंट भी रखी है, उसको भी कहा कि किस तरह से हम इसको सर्कुलर डेट को टैकल करेंगे। लेकिन IMF का अभी भी इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट है कि आप सर्कुलर डेट जिस तरह से आप कह रहे हैं इस तरह से आप रिमूव नहीं करेंगे। इसका मतलब ये कि अभी भी IMF डू मोर की, उसके अभी कुछ है डिमांड्स है डू मोर की जो कि हमें करनी पड़ेंगी, एक बात। दूसरी ये बात कि आपके पास जो टैक्स पेयर्स की लिस्ट है, जो टैक्स बेस है, पिसने कौन जा रहा है? पिसने अली भाई मैं जा रहा हूँ, पिसने आप जा रहे हैं, जो सैलरीड क्लास लोग हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, टैक्स देते हैं, उन्हीं के ऊपर टैक्स बढ़ता चला जाएगा। आप टैक्स स्पेस के बारे में क्या कहते हैं? IMF ने भी एक्सप्लिसिटली पूछा और गवर्नमेंट ने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। देखिए डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, किस तरह से आप रिटेल सेक्टर को टैक्स उसके अंदर लेके आएंगे टैक्स नेट में? आप हो गए, शम्स साहब हो गए, आप लोग बहुत ज्यादा ज़हीन, अक्लमंद और मतलब मैं कह सकता हूं कि वुसअत नज़र रखने वाले लोग हैं। लेकिन मेरा तो डे वन से स्टांस ये रहा है कि पाकिस्तान का टैक्सेशन इशू ही नहीं है। पाकिस्तान का इशू तो हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान के पास नंबर 1 रिसोर्सेज नहीं है, दूसरी बात ये इन रिसोर्सेज ना होने की वजह से ट्रेड गैप एग्जिस्ट करेगा। आजकल की इंटरनेशनल फ्री ट्रेड रजीम के अंदर पाकिस्तान सर्वाइव ही नहीं कर सकता अगर वो कुछ प्रोड्यूस ना कर रहा हो। मेरा तो ये कहना है कि पाकिस्तान एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है ही नहीं। हमारे पास सलाहियत भी नहीं है, हमारे पास वसाइल भी नहीं है, हमारे पास बातें हैं, आप हमसे बातें करवा लें, हमारे पास यकीन करें रिसोर्सेज नहीं है। आप भी बज़िद हैं, शम्स साहब भी बज़िद हैं, हर दफ़ा कहते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मंसूब बात है, सुलेमानी अंगूठी, पता नहीं कौन सी वो सुलेमानी अंगूठी पहने वसाइल हैं हमारे यहाँ जो दिखाई नहीं देते, बस सुनाई देते हैं, बता ही देते हैं। सर हम नहीं कर सकते प्रोड्यूस, आप भी जानते हैं आजकल की जदीद आज़ाद मईशत में हम कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे तो हम बेचेंगे क्या? आपकी तरफ वापस आता हूँ शम्स साहब, अभी भी अगर आप बज़िद हों और आप भी मेरे साथ जो है वो जिद लगा लें, वो जिसे हम पंजाबी में कहते हैं आडा लगा लें और ना माने, आपके पास 2 टके के वसाइल नहीं है, ना तेल, ना गैस, ना कुछ भी नहीं है, आप प्रोड्यूस कर ही नहीं सकते हो। मैं आपको गारंटी देता हूं, इस टाइम पेपर पे लिख के देता हूं आपको कि आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बस और बोलें आप। जी शम्स साहब देखें, फिर आपका थोड़ी सी जो सोच है ना इसको सही कर देता हूं। कोई चीज प्रोड्यूस करना हो या कोई चीज बनानी हो, मैन्युफैक्चर करनी हो, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट जो है वो 15% टू GDP इन्वेस्टमेंट हुई है। आपकी गवर्नमेंट जो है वो बहुत बड़ी बोरर है, 80% उसका फुटप्रिंट है बिजनेस के ऊपर। 20% अगर प्राइवेट सेक्टर करेगा तो उसके पास कहां से रिसोर्सेज आएंगे कि वो इन्वेस्टमेंट करे। हमारी हुकूमत जो है जहां इन्वेस्टमेंट करती है वहां पे सबसे लीस्ट उनकी प्रोडक्टिविटी आती है। आपके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन उसको डिग आउट करने के लिए, उसको एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। मिसाल देता हूं, आपने जो है ये सोने की कानें, ये तांबे की कानें सब आपने गैर मुल्कियों को दे दी ना। क्यों दे दी? क्योंकि आपके पास बिलियंस ऑफ डॉलर नहीं है कि उनको एक्सप्लोर करने के लिए आप सर मेरे ख्याल से तो सके। वो भी टोपी है सर, मैं आपको सच बता रहा हूं, वो भी टोपी हैं। ये तो कहते हैं चिनोट में भी सोना निकला है, मेरे ख्याल से ये खाली हमें टोपियां पहना रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। वो आपको याद होगा इमरान खान ने समुद्र में सुराख करवाना शुरू किया, दूसरी तरफ जापान निकला, गैस नहीं निकली। सर ये सारी टोपी बाजियां हैं, ये कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के पास। आप समझे बात को, बुरा ना मानना, हाथ जोड़ के जो रियलिटी है बता रहा हूं आपको मैं। अली साहब सिंपल सी एक चीज मैं आपको और मिसाल देता हूं। हम कितना बड़ा, सबसे बड़ा हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर जो है टेक्सटाइल का सेक्टर है ना। हम आज भी जो है वो क्या ट्रैकिंग सूट बनाते हैं, जॉगिंग सूट बनाते हैं, या हम ज्यादा बेडशीट बना के एक्सपोर्ट करते हैं। आपने कभी टेक्नोलॉजी यूज की कि कोई ऐसी आपके पास पाकिस्तान में कंपनी है जो ऐसी टी शर्ट बना सके जो 50 डिग्री माइनस के ऊपर भी आप पहन के खड़े हो जाओ और आपको कोई जैकेट ना पहननी पड़े? जापानीज ने इसके अंदर ऐसा इन्वेस्टमेंट किया कि आपकी बॉडी की हीट को सर हम भंग से पतलून बनाने का तरीका हमने सीख लिया है। हम भंग का रेशा, भंग के धागे से, भंग का पौधा आपको पता है ना, नशा भी चढ़ता है उससे, नशा चढ़ा, सॉरी वो कहीं और चला गया मैं। तो ये भंग जो है ना, ये भंग से हम पतलूने बना रहे हैं। तो मैं डॉक्टर शुजात की तरफ जाता हूं। डॉक्टर शुजात साहब एक्सक्यूज मी, मेरी एक बात सुन, छोटी सी बात। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं सर कि डॉक्टर शुजात साहब आप क्यों डोंकी को हॉर्स रेस में दौड़ाने पे तुले हुए, और साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि ये डोंकी घोड़े की दौड़ जीतेगा भी। मासूम सा बच्चा ये आपके सामने कह रहा है कि कोई बुराई नहीं है, हर जानवर की अपनी खुसूसियत होती है, डोंकी वजन उठाता है, घोड़ा रेस जीतता है। आप डोंकी को घोड़े की रेस में क्यों दौड़ा रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, मुझे ये बता दे बस आप।
देखें अली भाई, मैं शम्स साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए बढ़ाएं। कि मैं अभी रिसेंटली एक हमारा दोस्त है, वो किसी इन्वेस्टर से किसी मुल्क के मिले और उन्होंने ये कहा कि आप पाकिस्तान में आके क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उन्होंने कहा, बड़ा सीधा सा जवाब दिया, गिव मी एनी सिंगल रीजन टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, गिव मी एनी सिंगल। ये और वो हमारे जो दोस्त है वो लाजवाब थे। ये अब दूसरा भी जवाब सुन लीजिए। उसने कहा कि वी हैड thousands of reasons to invest in Pakistan maybe back in 60s or 70s, लेकिन अब हमारे पास नहीं। ये पाकिस्तान शायद दुनिया के उन चंद ममालिक में से जिसने बड़ी तेजी से रिवर्स गियर लगाया हुआ। हमारा एक दोस्त है, वो 20-25 साल के बाद मलेशिया से यहाँ पे आए, कराची शहर के हालात देख के उन्होंने ये कहा कि मैं तो ऐसे मुझे पता चल रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ जंग हुई और ये खंडरात वाला शहर, ये तो वो 25 साल पहले वाला शहर भी नहीं है। तो बात ये है कि शम्स साहब ने जो फरमाया कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, ये ना तो हमारी जो हमारी विल है, ना ही हम इस मुल्क के साथ सिंसियर है। जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, जिसको मिफ्ता साहब एलीट कैप्चर कहते हैं, मैं बिल्कुल उनसे एग्री करता हूँ। सर मिफ्ता साहब तो आजकल बच्चों की सालगिरहों पर वैरायटी प्रोग्राम कर रहे हैं। सर, मेहमानों और मेरी ख्याल और सोच के अंदर सिर्फ एक फर्क है। इनका कहना यह है कि है लेकिन कर नहीं सक रहा, मैं कह रहा हूं कि है ही नहीं। यह फर्क है, सही है ना। तो अब बात यह है कि दोनों सूरतों के अंदर हो कुछ भी नहीं रहा, ठीक है। तो मैं अपने फाजिल मेहमान की तरफ जाता हूं, शम्सुल इस्लाम खान साहब की तरफ। शम्सुल इस्लाम खान साहब, देखें जो रैशनल आप पेश कर रहे हैं, मैं इसको तस्लीम कर भी लूं तो मैं ये तो कह सकता हूं कि देखें, इन टाइम्स ऑफ सच टाइम्स वेयर देयर आर डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एवरी एक्शन, तो इंसान कुछ तो कर सकता है ना। घर का जेवर बेच के ही काम चला सकता है। मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, जब घर में जेवर है ही नहीं, माजरत के साथ हाथ जोड़ के, तो बेचेंगे क्या। लेट्स बी फैक्चुअल सर। देखें, आपने तो इलेक्शन तो लड़ना नहीं, अभी फ़ौरन तो लड़ना नहीं, हो सकता है मुस्तकबिल में आप लड़ लें, क्योंकि खान साहब भी नहीं लड़ना चाहते थे, वो भी खेलना चाहते थे, लेकिन वो भी लड़ लिए। तो बात यह कि अगर आपने मकबूलियत का कॉन्टेस्ट नहीं जीतना, तो आप सीधी बात करें ना, जेवरात हैं नहीं, बुरे वक्त के अंदर बेचेंगे क्या। और अगर जेवरात हैं भी तो वो तो तांबे के हैं, सोने के थोड़ी हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, आपने कहा ना जेवरात या कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये आपने अगर पार्क किया होगा रियल एस्टेट के अंदर, और 88 ट्रिलियन की कोई फिगर मैंने कहीं पढ़ी थी कि इतना इसमें पार्क किया गया है, तो वो अगर आप उसको वापस अगर इंडस्ट्री में, इकोनॉमी में लेकर आए और सही तरीके से, तो आपके पास सारी चीजें एक्सप्लोर करने की गुंजाइश हो सकती है। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमारे पास जराए नहीं है। आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पाकिस्तान का ये जो अभी जो फसलें जितनी भी होती है ना, ये छोटी सी फसलें, ये गंदम की, गन्ने की, ये सारी फसलें, इसका जो वेस्ट है ना, जिसको हम जला देते हैं, हमारी एक वाहिद इंडस्ट्री है शुगर केन इंडस्ट्री, जिसने जो है अपना शुगर मिल वाले, उन्होंने उसको बेगास को जला के बिजली पैदा करी। और आपको पता है चाइना में जो ये बायोमास जो लेफ्ट ओवर होता है, उसको वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके और सिंथेटिक ज्ञान बना रहे हैं और आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आप वहां पर जो सब्जियां गली सड़ी, हमारी सब्जी मंडी में अगर आप जाओगे तो आपको बदबू नजर आएगी, मिलेगी, लेकिन वो सब्जी से हम ना तो बायोगैस बना रहे हैं और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम उसको जो है कन्वर्ट करके लिक्विड फॉर्म में और उसके साथ सिंथेटिक यार्न बना सकें। पाकिस्तान गारमेंट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हो सकता है, लेकिन जो मटेरियल आपको सूट बनाने के लिए चाहिए, उसके अंदर आपको सिंथेटिक यार्न चाहिए, और उसका अगर आपके पास रिसोर्सेज है और आप उसको कूड़े कचरे में सब जाया कर देते हो, तो फिर आपके पास कपड़ा कहां से बनेगा, क्योंकि आपके पास नहीं, तो आपके अल्फाज को इस तरह से कहूं कि वसाइल हैं, लोग जाहिल हैं। नहीं, मतलब यही मतलब बना ना आपका कि लोग जाहिल हैं, वो सही से वसाइल को इस्तेमाल नहीं कर रहे। क्योंकि सर देखें, जंगल में मौजूद सिर्फ एक जानवर ही होता है जो बगैर बेलबास घूम रहा होता है। भाई साहब, यहाँ पे जहालत नहीं है, यहाँ पर पैसा नहीं है। जो पैसा आपने, अगर हुकूमत अगर इन्वेस्टमेंट कारोबार से निकलती है, मैंने कहा था ना, तो प्लाटों से पैसा निकाल, गवर्नमेंट का है, अगर वो निकलती है तो वो पैसा वापस आपके पास प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो वो जो मैं जिस प्लान की बात कर रहा हूं कि बायोमास से, गन्ने के बेगास से और दूसरी चीजों से जो है, या सब्जियों से, गली सड़ी से, उसको अगर इंडस्ट्री लगानी है, तो वो $1 बिलियन की इंडस्ट्री होती है।
चाइना ने लगाई हुई है। चाइना में डॉलर की कमी नहीं है। पाकिस्तान जो है डॉलर की इस तरह कमी रहेगी कि हम ब्रेड दे के ट्रैक सूट और जो चादर और पिलो कवर बना के एक्सपोर्ट करेंगे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, तो फिर हमारे पास 15-16 बिलियन डॉलर की टेक्सटाइल होगी और 30-32 बिलियन से ज्यादा की हमारी एक्सपोर्ट नहीं होगी। इस दफा तो एक्सपोर्ट हमारी और कम हो जानी है, क्योंकि हम उसको हाई वैल्यू एडेड करने के लिए और लोगों को रोबोटिक्स इंजीनियरिंग पे लाने के लिए, रोबोटिक आपके फार्म, आपकी जो वर्क जो लेबर फोर्स है उसको अगर आप रोबोटिक करके आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ाओगे तभी काम होगा। तो आप कह रहे हैं लोग जाहिल नहीं है, नोटू नहीं है हमारे पास, नोटू नहीं है, नोटू नहीं है। तो ये यहां पर आगे चलता हूं सर, अब बात आ गई डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। अब मतलब ये कि कुछ बात निकल के सामने आ रही है। शमसुल इस्लाम खान साहब कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे यहाँ रियल एस्टेट में पार्क हुआ, इसको निकालो, मार्केट में लाओ, प्रोडक्टिव बनाओ, कैपिटल अगर आ जाएगा तो काम होगा। क्या कहते हैं आप? ये दिस इज द सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशंस। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपका रियल एस्टेट इज द हब ऑफ ऑल, ना सिर्फ यही बॉस्टन बनी बल्कि अब तो बहुत सारे वो लोग जो कि अपने रिसोर्स को, पैसे को जाया होने से बचाना चाह रहे हैं, वो भी रियल एस्टेट में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो बहुत ही अनहेल्दी ट्रेंड है इसको खत्म करना होगा। और रियल एस्टेट के अंदर भी बिल्डिंग्स में कुछ नहीं, कंस्ट्रक्शन में भी बहुत कम जा रहा है। तो लोग बस प्लॉट की बाइंग सेलिंग हो रही है, आर्टिफिशियल प्राइसेस उसके ऊपर बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इमीडिएटली इसी टैक्स के अंदर गवर्नमेंट को रियल एस्टेट के ऊपर भी टैक्स, उसको भी टैक्स नेट में शामिल करना होगा और रिटेल सेक्टर को भी टैक्स नेट में शामिल करना होगा। जब तक आप रिटेल सेक्टर को टैक्स नेट में शामिल नहीं करते तो रियल एस्टेट को नहीं शामिल करेंगे तो उस वक्त तक आप जो भी आपके टैक्स के कम से कम ब्रॉड बेस तो ब्रॉड नहीं कर सकते हैं। तो खैर देखिए, आगे देखिए होता है क्या, अल्लाह खैर करे। मेरा ख्याल है कि आवाम के लिए ये साल बहुत मुश्किल साबित होने जा रहा है। बड़ा अहम नुकता था, ये भी आ गया। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वेट्स ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।